अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट टाइम हमने जीआईटी के अंदर पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स, ये सारी जो हम फूड खाते हैं वो हमारे ऑरल कैविटी से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस के थ्रू इस तरह उनका रूट क्या है। अब हमने पढ़ना है कि जो हम खाना खाते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, लिपिड पार्ट होता है, ठीक है। वो डाइजेस्ट कैसे होता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, उसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कैसे होती है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, द प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। आपने पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जो उसमें ग्लूकोज के मोनोमर्स 10 से ज्यादा होते हैं, उसको हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, एक हो तो मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो ये क्या है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में होते हैं, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल नॉन एनिमल फूड। कहते हैं कि एनिमल्स के अलावा जो नॉन एनिमल फूड्स हैं, यानी खुराक, गंदम वगैरह हो गई, ठीक है। पार्टिकुलरली ग्रेन, स्टार्च गंदम में होती है, दाने। डाइसेक्राइड, सुक्रोज, केन शुगर, जो हम गन्ने से शुगर लेते हैं, चीनी बनाते हैं, ठीक है। टेबल शुगर खाते हैं हम घरों में, उसको सुक्रोज बोलते हैं, डाइसेक्राइड होती है। लैक्टोज वगैरह ये भी डाइसेक्राइड्स हैं। अदर कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइलेज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पेक्टिन, डेक्सटिन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि एवरेज डाइटरी इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 380 टू 800 ग्राम पर डे। कहता है कि एक दिन के अंदर 380 से 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रोजाना हमारी डाइट में होनी चाहिए। यानी वो कितने परसेंट होती है हमारी डाइट का, 50 टू 60% हमारी डाइट का पार्ट होती है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होती है। सबसे पहले क्या हुआ, माउथ एंड स्टोमिक में ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, चीविंग। मेस्टिकेशन क्या होता है, चबाना, चीविंग चबाना, ठीक है। बोलस को यानी लुकमे को चबा के छोटे पार्ट के अंदर कन्वर्ट करना। फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं, ठीक है, लुआब इसको बोलते हैं। उसके साथ फूड को मिक्स करते हैं मेस्टिकेशन, चबाने के दौरान, विच कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलन। पी साइलेंट है, तो इसके अंदर एक एंजाइम होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलन। इसको अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। सिक्रेटेड बाय द पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर ऑरल कैविटी में होते हैं, माउथ में। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोजन वाटर की मौजूदगी के अंदर क्या करेगा, लाइसिस, ब्रेक डाउन करेगा किसकी, स्टार्च को तोड़ेगा पॉलीसेक्राइड को इनटू डाइसेक्राइड के अंदर। किसके अंदर, डाइसेक्राइड के अंदर ब्रेक डाउन करेगा, यानी माल्टोज को, ठीक है। एंड अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, और दूसरे ग्लूकोज के छोटे छोटे पॉलीमर्स पार्ट्स बना देगा, ठीक है। ग्लूकोज 2 3 4 5 डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। तो मतलब इस पार्ट में ऐसे ग्लूकोज के पॉलीमर्स बनाएगा जिसके अंदर 3 से 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड तक हो सकता है। पॉलीसेक्राइड को मतलब है कि स्मॉल में पॉलीसेक्राइड को पॉलीसेक्राइड नहीं रहने देगा, उसको ब्रेक डाउन करके या ओलिगोसेक्राइड या फिर ट्राई बना देगा। अब सबसे पहले है कि यानी माउथ और स्टोमिक के अंदर स्टार्च पार्ट है, गंदम वगैरह हम खाना खाते हैं, रोटी, उसके अंदर उसमें वो स्टार्च होती है। और हमारे माउथ में अल्फा माइलेज जो सिक्रीट किया जाता है, पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है, सलाइवा में। और क्या बनाता है, माल्टोट्राइयोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन डालता है इन द माउथ के अंदर। फिर क्या होता है, ओनली 3 to 5% ऑफ ऑल द स्टार्च eaten by the hydrolysis can be hydrolyzed because food remains in the mouth for a very short period। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि माउथ पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का कितना पार्ट जो है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। इन द माउथ ओनली 3 to 5% ऑफ ऑल स्टार्च, जितनी भी स्टार्च हम खाते हैं उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, यानी 3 से 5% माउथ के अंदर। बिकॉज फूड रिमेन्स इन द माउथ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। कहता कि क्यों, माउथ के अंदर जो फूड है बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है। तो इसके अंदर मतलब वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए, और इतनी हीट होती है माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखें, आपको पता है ना, कभी कभी बंदा चावल खा रहा हो या किस तरह की कुछ चीज खा रहा हो, चीनी वगैरह, तो मुंह में रखे तो फौरन पिघल जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, यानी डाइजेस्ट हो जाती है। तो इतनी हीट होती है, और ग्लैंड्स, सलाइवा वगैरह और एंजाइम होते हैं। आफ्टर द फूड इज swallowed, कहते हैं कि जब हम फूड को निगल लेते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय अल्फा माइलेज कंटिन्यूज द स्टोमिक। तो मुंह से लेकर मैदे में जाते जाते खुराक जो है मैदे तक पहुंचते पहुंचते उसकी डाइजेशन होती रहती है। कौन करता है, अल्फा माइलेज स्टार्ट रखता है अपना काम। फॉर एज लॉन्ग एज 1 to 3 hours, 1 से 3 घंटे तक वो अपना काम दिखाता रहता है। आफ्टर विच द एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज इज ब्लॉक्ड बाय द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। इसकी नेचर गैस बेसिक होती है, और ये क्या करता है, जब मैदे में जाता है तो
मेदे में एसिडिक कंडीशन वाला गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें HCl होता है, तो उसकी एक्टिविटी से अल्फा माइलेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, डीनेचर कर दिया जाता है एंजाइम है ना। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज 6 to 7। कहता है कि ऑप्टिमम जो पीएच है इस एंजाइम के काम करने के लिए वो क्या है 6 से 7 पीएच, बट बिकम्स इनएक्टिव एट पीएच ऑफ 4.0। कहता है कि 4 जो जब इसकी पीएच होती है मेदे में उस वक्त ये बिकम इनएक्टिव हो जाता है, यानी डीनेचर हो जाता है, अपना काम करना छोड़ देता है। तो ये नीचे बना हुआ है हमें जो हम आपको बता दिए, यानी स्टार्च है अमाइलोज में माइलोपेक्टिन में तकसीम होता है, उन दोनों को अल्फा माइलेज ब्रेक करता है, माल्टोज ये बनता है, सुक्रोज वगैरह, ठीक है, लैक्टोज, इसको ब्रेक करते हैं, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट की, अब कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या समाचार हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द पोटेंट पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में, तो पैंक्रियाज एक हमारे पास एक साथ एक्सेसरी ऑर्गन है। अगर आपने जीआईटी पढ़ा हो इसमें, हाँ जीआईटी में अभी लास्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया है कि ट्रैक के पार्ट नहीं होते लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर रहे होते हैं। तो उसमें एक पैंक्रियाज है, लबलबा जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम पैंक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में लाया जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन पोटेंट पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट्स ऑन इंजेस्टेड पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड हमने इंजेस्ट किए हैं, निकले हैं, खाए हैं, मेदे में जाके या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उस पर वो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा। इट इज सिमिलर इन फंक्शन टू स्लाइरी अल्फा अमाइलेज। कहता है कि जो स्लाइवे में अल्फा माइलेज एंजाइम था उसके साथ इसका सिमिलर फंक्शन होता है, यानी ब्रेक डाउन करता है, बट इज मोर पावरफुल। लेकिन फर्क ये होता है कि ये अल्फा माइलेज जो स्लाइवरी एंजाइम था उससे 15 से 30 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, बट इज मोर पावरफुल 15 पैंक्रियाटिक जूस। कहता है कि ये मोर पावरफुल होता है। और जब काइम, यानी लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि मेदे से जब फूड निकलती है उसको हम काइम बोलते हैं, जिसका बोलस मुंह से आगे जाता है, तो काइम ड्यूडिनम पार्ट में जब जानती है तो मिक्स होती है पैंक्रियाटिक जूस से, ऑल द स्टार्च इज डाइजेस्टेड, तो तमाम स्टार्च वहां पर हजम हो जाती है, हजम हो जाती है। हाइड्रोलिसिस बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम्स। इंटेस्टाइन की एपिथेलियम ऊपर वाली जो लेयर है, ठीक है, जिसको स्किन बोल सकते हैं हम, उसमें से एंजाइम रिलीज होते हैं, वो कैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन। द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम हाइड्रोलाइजेस डाइसैकेराइड्स एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स इनटू मोनोसैकेराइड्स। कहता है कि जितने भी स्मॉल डाइसैकेराइड्स हैं ये ग्लूकोज पॉलीमर्स हैं, इस तरह मैंने आपको पहले बोला है, ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीमर्स, ठीक है, उनको वो ब्रेक डाउन करके क्या करेगा, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। दीज एंजाइम विच इंक्लूड लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, डेक्सट्रिएज, ठीक है, ये सारे क्या हैं, लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोविलाई। विलाई क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल विलाई जो अब्जॉर्प्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स है। माइक्रोविलाई ऑफ द ब्रश बॉर्डर ऑफ द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जिस तरह खाली पाइप का जो अंदर ल्यूमन अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर ब्रश बॉर्डर, जिस तरह ब्रश होता है टूथ ब्रश, उसकी तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह लटकी होती है, इस तरह ओजरी अगर आपने देखी हो तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। उनकी मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब डाइजेशन तो होगी, मोनोसैकेराइड सारे बन गए। आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है वो एब्जॉर्प्शन किसकी करते हैं, मोनोसैकेराइड्स की। जितने भी मोनोमर्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, जो कुछ भी हो, उसके अंदर जब मोनोमर्स बनेंगे, सिंपल यूनिट्स बनेंगे, जितने सिंपल यूनिट्स होंगे उनको माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। अब डाइजेशन हो गई, यानी मोनोसैकेराइड्स बन गए। अब इसकी अब्सॉर्प्शन कैसे हो रही है, कार्बोहाइड्रेट इज अब्सॉर्ब इन द डाइसैकेराइड फॉर्म। कहता है कि अक्सर जो है मोस्टली मोनोसैकेराइड अब्सॉर्ब होते हैं, कभी कभी स्मॉल पोर्शन के अंदर डाइसैकेराइड भी अब्सॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज इज कपल्ड विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। कहता है कि ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज हैं, ये दोनों शुगर्स हैं, ये क्या होती हैं, कंपल बॉन्ड बनाती हैं किसके साथ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम के साथ, सोडियम इनको ले जाती है। कैरियर प्रोटीन्स हैव रिसेप्टर साइट्स फॉर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, सोडियम। कहता है कि जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, आपने अगर पढ़ा हो कि सेल, क्योंकि सेल के अंदर जाना ना
और या फिर माइक्रोविलाई के थ्रू कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कैरी करती हैं किसी चीज को लेके जाती हैं अपने साथ, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्शन के तौर पे कॉलेज जाएं तो सबसे पहले रिसेप्शन के मत्थे लगते हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स हैव रिसेप्टर साइट्स फॉर ग्लूकोज। इन सब के लिए, सोडियम के लिए भी और सब के लिए कैरियर प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं। जब सोडियम के लिए होगी तो सोडियम के साथ ऑटोमेटिकली ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। फ्रुक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कहता है कि जो फ्रुक्टोज है वो फैसिलिटेट, इस तरह एक बंदे को यहाँ से मैं अड्डे पे छोड़ के आऊँ, पैदल चला जाए, तो एक होता है कि उसको मोटरसाइकिल पे छोड़ के आए, तो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं हम, हेल्प कर रहे हैं। तो फ्रुक्टोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूज होना, मेम्ब्रेन के थ्रू, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करना, ठीक है। माइक्रोविलाई और स्मॉल इंटेस्टाइन के और ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज करना। स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं मोनोसेक्राइड, देन मूव आउट ऑफ एपिथेलियल सेल। वो एपिथेलियल सेल से आउट बाहर मूव करते हैं, आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एंटर द कैपिलरीज ऑफ विलाई फ्रॉम फाइनली द जनरल सर्कुलेशन। अब क्या होता है, पहले वो माइक्रोविलाई के अंदर दाखिल हुए। अब माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोटेक्शन, जिस तरह हमारी उंगली में हड्डी है ना, इस तरह माइक्रोविलाई के अंदर या विलाई के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब उनकी कैपिलरीज की और विलाई की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेमी परमिएबल होता है, इंटेस्टाइन से डिफ्यूज होके माइक्रोविलाई में, माइक्रोविलाई की मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके प्रैक्टिकली सारी बात है ब्लड उसको हर सेल तक लेके जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेड मोनोसेक्राइड देन मूव आउट ऑफ एपिथेलियल सेल्स बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड देन द कैपिलरीज ऑफ विलाई फ्रॉम जनरल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट पड़ा है बिल्कुल सेम इसी तरह प्रोटीन की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी इसी तरह होती है। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट्स 5 to 0.7 kg ऑफ बॉडी वेट की डेली इनटेक प्रोटीन की। 10 साल के बच्चों के लिए 3 से 4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से मिल सकती है? पहला सोर्स है एंडोजीनियस, दूसरा है एक्सोजीनियस। एंडो मीन इनसाइड, जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कुछ पुराने डेड हो जाते हैं, 120 दिन के बाद नए सेल बनते हैं, ब्लड सेल्स, ये डिफरेंट चीजें होती हैं। कुछ एपिथेलियल सेल्स हमारी स्किन के ये वो डेड हो जाते हैं, उनको ब्रेक, अब वो होते सारे प्रोटीन है ना, उनको या टिश्यू फ्लूइड के आसपास, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा, उसका क्या काम होता है कि टिश्यू स्पेस के आसपास अगर कोई कबाड़ वगैरह सेल टूटे पड़े हैं तो उनको लेके ब्लड स्ट्रीम में आना, ब्लड स्ट्रीम उसको यूज करेगी या फिर फिल्टर करके बाहर फेंक देगी। तो ये वो होती है सारी एंडोजीनियस प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती है। सेल टूटे पड़े होते हैं, डेड हुए पड़े होते हैं सेल के कंपोनेंट्स, तो प्रोटीन को उठा के बॉडी कैसे बनाते हैं। तो ये भी एक सोर्स है प्रोटीन का। तो ये इनसाइड से मिल रहा है ना, इसको हम एंडोजीनियस कहते हैं। जो खुराक में मुंह के जरिए ऑरल खाते हैं फूड, उसको हम एक्सोजीनियस बोलेंगे, आउटसाइड द बॉडी लेंगे हम, ठीक है। तो एंडोजीनियस प्रोटीन 30 to 40 ग्राम पर डे आर सिक्रेटरी प्रोटीन्स एज वेल एज प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ डेड सेल। ये सिक्रेटरी प्रोटीन है और हमारी जो बॉडी के डेड सेल्स हैं उनके कंपोनेंट्स। तो ये क्या होती है, 30 से 40 ग्राम पर डे हमें मिलती है। एक्सोजीनियस प्रोटीन, दीज आर डाइटरी प्रोटीन, ये फूड में हम लेते हैं 75 से 100 ग्राम पर डे टेकन इन द डाइट प्लांट एनिमल ऑफ प्रोटीन। कहता है प्लांट्स और एनिमल से जो प्रोटीन मिलती है उसका तकरीबन 75 to 100 ग्राम पर डे हम एक्सोजीनियस प्रोटीन लेते हैं। यानी दालें वगैरह ये प्लांट से मिलती हैं और एनिमल ये वो इनसे गोश्त वगैरह और दूध अंडे वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होती है? प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन द स्टोमक वेयर प्रोटीन्स आर फ्रेगमेंटेड बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन इनटू पेप्टाइड्स। इस तरह कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर क्या बना रहा था, स्मॉल छोटे छोटे बन रहे थे ना, तो फ्रेगमेंट्स बन रहे थे, बिल्कुल इस तरह अल्फा माइलेज काम कर रहा था। प्रोटीन के ऊपर भी स्टोमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, प्रोटीन टूट रही है, फ्रेगमेंट बन रही है, पार्ट बन रही है। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। और क्या बना रहा है? छोटे छोटे पेप्टाइड्स बना रहा है, उसके लिंकेज बना रहा है। पेप्सिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम फॉर द स्टोमक व्हिच इज एक्टिव एट लो पीएच। कहता है कि ये इतना अच्छा एंजाइम है कि इसकी जो एक्टिव मैक्सिमम जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2 to 3 है, यानी हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर अपना भरपूर काम करता है। कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाता है जब एट अबव पीएच 5। कहता है कि 5 से ज्यादा हो तो फिर ये काम छोड़ देता है। This means for the digestion of protein mostly occur in the upper small intestine, duodenum, jejunum under the action of proteolytic enzyme of pancreatic juice। pancreatic juice के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन को लाइटिक तोड़ने के लिए
ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में और ड्यूडिनम में ज्यूजिनम में होता है, और ये प्रोटीयोलाइटिक यानी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, वो इसको तोड़ता है। एंजाइम फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम है जो क्या करते हैं, वजह बनते हैं प्रोटीन की ब्रेक डाउन इनटू पेप्टाइड्स के अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन प्रोटीन की करते हैं, यानी छोटे छोटे पैच बनाते हैं। जिस तरह डाइसेक्राइड मान रहे थे ना कार्बोहाइड्रेट के अंदर, पेप्टाइड, ओलिगोसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, इस तरह पेप्टाइड्स बनते हैं 3 3 4 4 5 5। द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये जो एंजाइम है, ये एक्ट करता है पेप्टाइड के ऊपर और ब्रेक कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड को भी आगे ब्रेक कर देता है, which attach the terminal amino acid to the carboxylic end of the peptide। जो पेप्टाइड एंड यानी आपने पढ़ा होगा ना, एक तरफ अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एंड होता है, एक तरफ अमाइनो एंड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एंड है उसके ऊपर अटैच होगा। तो प्रोटीन डाइजेशन इज कंप्लीटली बाय पेप्टाइडेजेस। तो प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होती है जब पेप्टाइड एक एक पेप्टाइड बन जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे हो रही है, प्रोटीन है उसके ऊपर पेप्सिन एंजाइम स्टोमिक में वो एक्ट करेगा, प्रोटियोसिस बना देगा, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, उसको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ये सारे कहां से आते हैं, पैंक्रियाटिक जूस से, वो एक्ट करेंगे प्रोटियोज के ऊपर और पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड बनाएंगे, वो फिर दोबारा पेप्टाइडेज एंजाइम आएगा, दोबारा उसको क्या करेगा, सबको सिंपल मोनोमर्स यानी अमीनो एसिड में तोड़ देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो अमीनो एसिड जो है माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन कैसे हो रही है, अब देखो ना, डाइजेस्ट तो हो गई, उसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह। प्रोटीन्स आर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ डाईपेप्टाइड। वो क्या था, मोनोपेप्टाइड अक्सर होता है, लेकिन मोनोसेक्राइड अक्सर होता है, डाईसेक्राइड कभी कभी होता है। यहाँ पे होता ही डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड और अमीनो एसिड, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, और कभी कभी सिर्फ अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। एब्जॉर्ब, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स अकर इन द ड्यूडिनम एंड ज्यूजिनम। कहता है कि ड्यूडिनम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, फिर ज्यूजिनम है, फिर इलियम है, ये 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो कहता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, ड्यूडिनम ज्यूजिनम में होती है, बट इज स्लो इन इलियम। लेकिन कहता है तीसरा पार्ट इलियम है ना, उसके अंदर बहुत कम होती है। द कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कोलोन, इनका पार्ट है कोलोन, उसके अंदर दे आर डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो हमारे आपको पता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसको फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, हर बंदे के अंदर होते हैं, नेचुरल अगर ना हो तो वो अल्लाह माफ करे बीमारी होती है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है उसके एक्शन के थ्रू फिर दोबारा इनको तोड़ा पसंद किया जाता है। द प्रोटीन स्टूल, जो कहता है हमारे स्टूल में फीसिस में वेस्ट होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो डाइटरी प्रोटीन नहीं होती, यानी मतलब जब तक सांस चल रही है ना उस वक्त तक छोड़ना नहीं है, जब तक प्रोटीन हमें कुछ ना कुछ फायदा दे या उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जब मतलब फीसिस या वेस्ट रिलीज होगा उसमें जो प्रोटीन होगी वो हमारे काम की नहीं होगी, ठीक है। तो वो डाइटरी ओरिजिन नहीं होगी, डाइट नहीं होगी, वेस्ट होगा, बट कम फ्रॉम बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस। और वो कहां से आएगी, बैक्टीरिया से हो के आएगी, यानी बैक्टीरिया उस पर असर करेंगे और उसको बिल्कुल काम के काबिल नहीं रहेगी, और सेलुलर डेब्रिस होगा, सेल का बचा कुछ कचरा होगा, तो वो प्रोटीन हो सकती है, डाइटरी प्रोटीन नहीं होती। डाइट जो प्रोटीन कहते हैं बाइंड बाइंडर, ठीक है, इस तरह बिल्कुल सेम जो और पेप्टाइड्स बने हैं वो भी स्पेसिफिक, उनको फिर अंदर मूव करवाने के लिए सोडियम रिक्वायर्ड होती है। बाइंडिंग पहले कार्बोहाइड्रेट अब्सॉर्ब हो रहे थे ना लाई के अंदर, फिर कैपिलरीज के अंदर, फिर ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोटीन चाहिए होती हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, इनको भी क्या चाहिए होता है, बाइंड करवाने के लिए सोडियम चाहिए होता है। मूव बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट किसको कहते हैं, यहाँ पे एक जगह पे प्रेशर ज्यादा है, एक जगह प्रेशर कम है, बाई प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है। सोडियम आयन देन मूव बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स, प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। सोडियम अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या लगी हुई है, ट्रांसपोर्ट करेगी, पुल करेगी किसको, फ्रॉम दिस डिस्कशन कहता है कि जो साथ ही है इट इज प्री एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, खुद एब्जॉर्ब नहीं हो, को ट्रांसपोर्ट बंदा हो ट्रांसपोर्ट, लेकिन उसको भी आगे अटैच होने के लिए एक सोडियम रिक्वायर्ड है। तो को ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, हाउएवर सम अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लास्ट टाइम मैंने आपको पहले प्रोटीन्स का नेक्स्ट इंशाल्लाह फैक्ट पढ़ेंगे, आज के लिए शायद काफी है।